हिजाब बैन के खिलाफ सुप्रीम फैसला अगले 3 से 4 दिन में कभी भी आ सकता है। उसकी वजह है कि इस मामले को विस्तार से जिस बेंच ने सुना, उस बेंच के जस्टिस गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले वो इस मामले में फैसला दे सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख को ही शुक्रवार है, शनिवार और इतवार कोर्ट बंद है। तो 14 तारीख से पहले हिजाब के ऊपर फैसला आ सकता है, जिस पर ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। उसकी वजह है कि हिजाब को लेकर इतनी विस्तृत सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, पूरे 10 दिन और कई कई घंटे। उसकी वजह थी कि मसला सिर्फ हिजाब का नहीं था, हिजाब से जुड़े तमाम पहलुओं पर तमाम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपनी अपनी दलीलें दी। 23 इस मामले में 23 याचिकाकर्ता शामिल हो चुके थे, जिनको कोर्ट ने पूरा समय दिया, डिटेल में उनके आर्गुमेंट्स सुने। शुरुआत होती है, वो हम आपको याद दिला दें कि कर्नाटक सरकार स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को बैन करती है। ये कहा जाता है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, वहाँ किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ में जो धार्मिक प्रतीक हैं उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके बाद हिजाब बैन हो जाता है। हिजाब बैन के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष के कई संगठन, वकील, वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सरकार के आदेश को बरकरार रखती है, यानी कि हिजाब बैन को सही ठहराती है। हाई कोर्ट ये कहती है कि जो हिजाब जो बैन किया गया है वो राज्यों का वैधानिक अधिकार है और उसके ऊपर जो फैसला लिया गया है वो सही है। हाई कोर्ट के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है मुस्लिम पक्ष। यहाँ पर ये दलील दी जाती है कि ये मसला बेहद गंभीर है, ये सिर्फ एक राज्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश की जो हमारी खूबसूरती है, जिसमें तमाम धर्म मिलके रहते हैं, तमाम परंपराओं का पालन करते हैं। इस तरह की दलीलें दी गई कि इस मामले को विस्तार से सुना जाए। और यही वजह है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया की बेंच इस मामले को पूरे 10 दिन बेहद विस्तार से सुनती है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 दर्जन से ज़्यादा वकील अपनी दलीलें रखते हैं। वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो अन्य पक्ष थे वो भी अपनी दलीलें रखते हैं। इसमें जो दलीलें दी जाती हैं, जिसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको याद दिलाएं। सबसे पहले कहा जाता है कि ये उनका धार्मिक अधिकार है, हिजाब पहनना जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं हैं, उनका धार्मिक अधिकार है और वो उनसे छीन लेने की वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको स्कूल जाने पर भी रोक लगा सकते हैं, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा सकता। तो इस तरीके से उनका शिक्षा का अधिकार भी बाधित होता है। इस तरह के फैसलों की वजह से शुरुआत होती है धार्मिक अधिकार बता के, लेकिन 3 सुनवाई के बाद एकाएक इसके अंदर दूसरे पहलू भी ऐड हो जाते हैं। फिर जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनके अलग अलग आर्टिकल्स का हवाला दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जो हिजाब है वो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो आप किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। ये उसकी धार्मिक आज़ादी है, ये वो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, ये इसकी स्वतंत्रता नागरिक को है। और अब कोर्ट को यही तय करना है कि क्या हिजाब मौलिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार अगर राज्यों के पक्ष में फैसला आता है, जैसा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य के पक्ष में फैसला आता है तो ये माना जाएगा कि जो राज्य की शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ी मानी जाएंगी, क्योंकि राज्य का कहना है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो धार्मिक प्रतीक की आज़ादी नहीं दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो कुछ छात्राएं हिजाब पहनेंगी, कुछ छात्र केसरिया शॉल ओढ़ के आएंगे, कोई तिलक लगा कर आएगा, और इससे जो एक डिसिप्लिन है वो ख़राब होगा। तो ये स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जो छात्रों का जो यूनिफॉर्म कोड है उसमें वो क्या रहेगा, ये स्कूल ही तय करे। कर्नाटक सरकार ने भी यही दलील दी कि उन्होंने हिजाब पर सीधे तौर पर कोई बैन नहीं लगाया। अगर छात्राएं क्लासरूम के गेट तक भी, यानी स्कूल परिसर के अंदर भी अगर हिजाब पहनती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लासरूम में जहां धर्मनिरपेक्षता जो कि हमारे देश की खूबसूरती है, उसके अंदर कोई अलग से अपने धर्म की वजह से ना पहचाना जाए, इसके लिए यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया। एक यूनिफॉर्म तय की गई जिसमें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
और वहीं जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने एक ऐसी दलील दी जिस पर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि हिजाब जो है 2021 तक हिजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, स्कूल में बच्चे हिजाब नहीं पहनते थे, लेकिन पीएफआई जिसके ऊपर आरोप है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अब तो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर बैन भी लगा दिया। पीएफआई की एक ये साजिश रही जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया कि छात्राएं अपने धर्म के लिए हिजाब को पहने, जिस वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा किया गया। ये जब दलील दी गई, पीएफआई को लेकर कहा गया कि ये एक गलत एजेंडे से हिजाब का मुद्दा उठाया गया है। हालांकि इसके ऊपर जो छात्राओं की तरफ से जो वकील पेश हुए, जिन्हें आप मुस्लिम पक्षकार भी कह सकते हैं, उनका कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट में सरकार ने पीएफआई का जिक्र कहीं नहीं किया था। तो क्योंकि कानून की एक प्रक्रिया होती है, जो दलील हाई कोर्ट के सामने नहीं आई वो नए सिरे से आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने किस आधार पर रख दी। इस तरह से तमाम आर्गुमेंट्स हुए और अब जो इस मामले से जुड़े वकील हैं, उनका कहना है कि अब जो फैसला आएगा वो एक दशा और दिशा तय करेगा देश के लिए कि जो हिजाब है वो क्या व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या उससे बढ़कर वैधानिक अधिकार है। अगर हिजाब मौलिक अधिकार है तो हिजाब के फेवर में फैसला आ सकता है, और अगर वैधानिक अधिकार है यानी कि जो राज्य की शक्तियां हैं वो सर्वोपरि हैं, ये अगर डिसाइड होता है तो फिर हिजाब बैन जो है कहीं ये उसको ये माना जाएगा कि हिजाब बैन का फैसला गलत नहीं था। इन दोनों पहलुओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब तमाम आर्गुमेंट्स को सुना है, इस पर विचार किया है, तो ये माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में जो फैसला आएगा वो ऐतिहासिक होगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि 2 जजों की बेंच के बीच में इस मामले को लेकर कोई विरोधाभास हो सकता है, यानी कि एक जज की राय अलग हो सकती है और दूसरे जज की राय अलग हो सकती है। ऐसा अलग अलग मामलों में कई बार होता भी है। अगर ऐसा होता है तो ये वाला मामला सीधे सीधे 3 जजों की बेंच के पास भी आगे जा सकता है। लेकिन जिस तरह से विस्तृत सुनवाई हुई है, 10 दिन तक सभी पक्षों को सुना गया है, तो सब जो पक्ष, जिसमें दोनों जो पक्ष हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता की रिटायरमेंट से पहले यानी कि 14 तारीख तक इस मामले में जो फैसला आएगा वो एक स्पष्टता के साथ आएगा, जो ये क्लियर करेगा कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या अन्य धार्मिक चिन्ह या धार्मिक प्रतीक बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।